गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आपको मालूम है, 12th में अकाउंट में हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग रिपीट कर रहे हैं और इस रिपीट में मैं कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है प्राप्ति, भुगतान एवं आय व्यय खाते में अंतर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं यानी अलाभकारी संस्थाएं अपने वार्षिक प्राप्ति और भुगतान को ज्ञात करने के लिए खाता बनाती हैं, जिसे हम प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं, और अपने वार्षिक आय व्यय की जानकारी के लिए खाता तैयार करती हैं, जिसे हम आय व्यय खाता कहते हैं। तो आज हमें बेसिकली में अंतर पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आता है आधार। तो प्राप्ति भुगतान खाते का आधार रोकड़ बही होता है और आय व्यय खाते का आधार जो है वह प्राप्ति भुगतान खाता होता है, यानी आय व्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट आते हैं मदें। तो प्राप्ति भुगतान खाते में सभी प्रकार की मदें आती हैं, चाहे वह पूंजीगत हो या आगमगत। लेकिन आय व्यय खाते में केवल आगमगत मदें आती हैं, पूंजीगत मदें यानी संपत्ति का क्रय विक्रय इस खाते में नहीं आता है। थर्ड पॉइंट आता है जो अवधि या समय अपन कह सकते हैं। तो प्राप्ति भुगतान खाते का कोई समय नहीं है, इसमें हर प्रकार की मदें आती हैं, चाहे वह चालू वर्ष हो, चाहे पिछला वर्ष हो, चाहे वर्तमान हो। लेकिन आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष की मदें ली जाती हैं, ना तो पिछला साल लिया जाता है, ना गत वर्ष, ना अगले। अगला पॉइंट आता है समायोजन। तो प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजनों का लेखा नहीं होता है, जबकि आय व्यय खाते में समायोजनों का लेखा जो है या रोकड़ शेष। प्राप्ति भुगतान खाते में प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष लिखा जाता है, जबकि आय व्यय खाते में रोकड़ शेष नहीं लिखे जाते। सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। साझेदारी सामान्य का यह पोषण है। साझेदारी सामान्य में यानी जो साझेदार हैं पूंजी खाते तैयार करते हैं। तो ये पूंजी खाते दो कैटेगरी में तैयार किए जाते हैं। एक जो है स्थायी पूंजी खाते यानी जिनमें पूंजी स्थिर रहती है, और परिवर्तनशील पूंजी खाते यानी जिनमें पूंजी परिवर्तित होती रहती है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें अंतर का। सबसे पहला पॉइंट खाता। तो स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत जो है दो खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। मदें। स्थायी पूंजी खातों में केवल पूंजी की राशि आती है। अन्य मदें जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, शुद्ध लाभ, हानि, ये मदें जो है चालू खाते में आती हैं। थर्ड पॉइंट आता है राशि। स्थायी पूंजी खातों में पूंजी की राशि स्थिर रहती है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खातों में पूंजी की राशि बदलती रहती है। शेष। स्थायी पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट शेष रहता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष कभी डेबिट हो सकता है, कभी क्रेडिट हो सकता है। अगला पॉइंट जो है थर्ड क्वेश्चन है ख्याति के प्रकार। किसी व्यक्ति के गुण व कार्यों के आधार पर एक पहचान बनाई जाती है, जिसे हम ख्याति या गुडविल, साख, सुनाम कहते हैं। तो इस ख्याति के जो प्रकार है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको हमें देखना है। ख्याति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसमें जानवरों का वर्णन ज़्यादा नहीं आना है, सिर्फ एक लाइन से ज़्यादा नहीं आएगी। यदि आप जानवरों के बारे में पूरा एक पेज लिख दोगे तो उसका कोई मायने नहीं रहेगा। तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति यानी कुत्ते का स्वभाव होता है वफादारी। तो इस प्रकार की जो ख्याति होती है, इसमें व्यक्ति की प्रधानता होती है।
यह किसी व्यक्ति के कारण फर्म को प्राप्त होती है और उस व्यक्ति के जाने से यह ख्याति चली जाती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य अधिक नहीं होता है। इस प्रकार की ख्याति को हम व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं। सेकंड है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली एक स्थान प्रिय होती है। इस प्रकार की ख्याति किसी संस्था को अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। इस प्रकार की ख्याति में किसी व्यक्ति के आने या जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। थर्ड आती है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहे जो है चंचल होते हैं, एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। इस प्रकार की जो ख्याति है किसी परिस्थिति के कारण फर्म को प्राप्त होती है और उस परिस्थिति के चले जाने से ख्याति भी चली जाती है। इस प्रकार की ख्याति का जो मूल्य है वह शून्य माना जाता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वसूली खाते एवं पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर। वसूली खाता यानी जब आपकी फर्म का समापन होता है, फर्म बंद होती है, तो उस समय ये खाता बनाया जाता है वसूली खाता, जो फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी के समापन पर यानी एक एग्रीमेंट, एक अनुबंध, फर्म में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण बनाया जाता है। तो इनमें जो अंतर हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट आता है समय। वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी के समापन पर बनाया जाता है। साझेदारों के आपसी संबंध। साझेदारों के आपसी संबंध वसूली खाते बनाने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के पश्चात भी साझेदारों के संबंध चलते रहते हैं। हिसाब किताब। वसूली खाता बनाते समय हिसाब किताब आखिरी बार तैयार किया जाता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय हिसाब किताब जो है चलता रहता है। मूल्य। वसूली खाते में जो संपत्तियां हैं पुस्तक मूल्य पर स्थानांतरित होती हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में जो संपत्तियां हैं वह जो है संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में होने वाला जो परिवर्तन है उस पर स्थानांतरित है। अगला क्वेश्चन आता है अंश और ऋणपत्र में अंतर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंश के माध्यम से कंपनी पूंजी प्राप्त करती है और ऋणपत्र के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है। तो इनमें पहला अंतर बनता है, फर्स्ट पॉइंट आता है, एक तो आपका अर्थ में बन जाएगा। सेकंड पॉइंट धारक। अंशों के धारक अंशधारी कहलाते हैं, ऋणपत्रों के धारक ऋणपत्रधारी कहलाते हैं। प्रतिफल। अंश का प्रतिफल लाभांश प्राप्त होता है, ऋणपत्र का प्रतिफल ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अनिवार्यता। अंश का प्रतिफल मिलना अनिवार्य नहीं, लाभ होने पर ही मिलता है, जबकि ऋणपत्र का प्रतिफल जो है वह ब्याज के रूप में अनिवार्यता से मिलता है। हरण। राशि ना चुकाए जाने पर अंशों का हरण किया जा सकता है, लेकिन राशि ना चुकाए जाने पर ऋणपत्रों का हरण नहीं किया जा सकता है। प्रकार। अंश जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। ऋणपत्रों को जो है 4 कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।